हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं हूं डीआर पॉल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं सेल साइकिल। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं अंतरावस्था यानी कि इंटरफेस की तीन प्रवस्थाएं होती है। तो तीन प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहले बात की थी हम लोगों ने जीवन में, एस में और G2 में। तो तीन फेस होते हैं। तो चलो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो पश्च सूत्री अंतरकाल प्रवस्था, जिसको हम लोग जीवन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जीवन में, हमारे जीवन में नहीं, इंटरफेस के जीवन फेस में क्या होता है तो वो बात करते हैं समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतन के बीच अंतरकाल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अंतरकाल यानी उसके बीच के अंतराल को या समय को प्रदर्शित करता है। किसको? समसूत्री एवं डीएनए प्रतिकृति। तो यहां पे समझो, देखो ये कोशिका चक्र है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, यहां पे है जीवन, यहां पे क्या है एस, और यहां पे क्या है G2, और यहां पे आपका वो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है। यहां पे भी तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, क्या बोला? समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन कहां होता है? यहां पे एम फेस है, ठीक है। और ये मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने आपको बोला था कि आपको बताना है, पर आप बताना पड़ रहा है मुझे। डीएनए प्रतिकृतन होता है 100 मिनट, यहाँ पे मैंने ये कह दिया। यहाँ पे चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ एस फेस में जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। डीएनए प्रतिकृति होती है, और ये क्या एम फेस। तो ये दोनों के बीच में, तो यही बोला समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृति के बीच के अंतराल को यानी उस समय को, उस फेज को ये रिप्रेजेंट करता है, उसे जीवन कहते हैं, ठीक है। चलिए, जीवन प्रवस्था में कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है। तो ये याद रखना, जीवन फेज में क्या होगा, कोशिकाएं जो है उपापचयी रूप से यानी मेटाबॉलिक रूप से जो है सक्रिय होती है, एक्टिव होती है और लगातार वृद्धि करती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कोशिका की, केंद्र की बात कर रहे हैं, कोशिका। परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं होता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहां पे दिया हुआ है, प्रॉब्लम यही होती है जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं डीएनए प्रतिकृति, और हमको ऐसा लगता है कि ये जो है जीवन में हो रहा होगा। तो ये याद रखना, ये बोला है कि यहाँ पे डीएनए प्रतिकृति नहीं होता है। ये छोटे छोटे शब्दों पे ज्यादा ध्यान दिया करो। तो डीएनए प्रतिकृति यहाँ पे नहीं होता है। एस फेस या संश्लेषण अवस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। तो ये मैंने बताया, डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है? एस फेस में होता है, ना कि जीवन फेस में होता है। क्लियर है? ये यहाँ पे स्टार्ट भी हो गया। यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम ये होती है एनसीईआरटी में, कब G2 स्टार्ट हो जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी जीवन यहाँ पे खत्म हो चुका है, और यहाँ पे जो है ना G2 फेज स्टार्ट हो चुका है यहां से। क्लियर? तो ये याद रखना, G2 फेज में क्या होता है, डीएनए का निर्माण होगा और प्रतिकृति होंगी, यानी डीएनए 1 से 2 होगा, जिसे डीएनए द्विगुणन भी कहते हैं। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। सिंपल सी बात है, दुगनी हो जाएगी। डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को, यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C माना जाए, बड़ा बेसिक सा ये एग्जांपल दिया है। अगर डीएनए की मात्रा को 2C माना जाए तो क्या होगा? तो चलो देख लेते हैं हम लोग। अगर 2C से जो है चिन्हित किया जाए तो बताओ डबल होगा तो कितना होगा? बेसिक सा मैथमेटिक है, डबल होगा तो कितना होगा? तो चिन्हित किया जाए तो यहां बढ़कर कितना, सिंपल सी बात है 4C हो जाएगा। पहले 2C था ना, तो 2C का डबल कितना हो जाएगा? 4C हो सक जाती है। यद्यपि गुणसूत्री की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है कि जो एस फेस है उसमें डीएनए का तो द्विगुणन होता है, डीएनए तो डबल होता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी अंतर नहीं आता है, कोई भी वृद्धि नहीं होती है। तो सिंपल सी एक टर्मिनोलॉजी, एक शब्द याद रखना कि एस फेस, और हाँ मैंने गलत बोल दिया था, वहां पे G2 नहीं स्टार्ट हुआ था, एस स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है। तो जीवन, और जीवन के बाद क्या स्टार्ट हुआ? एस। तो एस फेस में डीएनए का तो द्विगुणन होगा, लेकिन गुणसूत्र में वृद्धि नहीं होगी। क्लियर है? चलो देखते हैं। यदि जीवन प्रवस्था में कोशिका द्विगुणित है या 2n गुणसूत्र है, तो एस अवस्था के बाद भी इनकी संख्या वही रहती है जो जीवन अवस्था में थी, अर्थात 2n ही रहेंगी। इसका मतलब क्या है? तो यहां पे समझो थोड़ा सा, देखो
अगर मान लो ये G1 फेस है, G1 के बाद ये S है, ठीक है, और यहाँ पे ये G2 है। तो अब हम बात करें तो ये बोला गया है कि यदि जीवन प्रवस्था में, जीवन में कोशिका कैसी है, 2n है, ठीक है, 2n है, तो S प्रवस्था में क्या होंगी, तो S प्रवस्था में भी 2n ही होंगी, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी अंतर नहीं आता, ये आपको याद रखना है। प्राणी कोशिका में S अवस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए जैसे ही प्रतिकृतन प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतन होने लगता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि S प्रवस्था में ही केंद्रक का विभाजन हो रहा है। तो यहां पे केंद्रक अवस्था में कौन सा S फेस, किसका विभाजन हुआ, डीएनए का, ठीक है, याद रखना गुणसूत्र का नहीं हुआ, डीएनए डबल हो गया। तो उसी दौरान कोशिका द्रव्य में क्या होगा, जो तारक केंद्र है उसका भी प्रतिकृतन हो जाएगा, यानी वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोशिका वृद्धि के दौरान सूत्रीय विभाजन हेतु G2 प्रवस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो G2 है, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। एनसीईआरटी ने मात्र एक बात बताई, क्लियर, तो ये याद रखना, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। एस फेस में जो है डीएनए का निर्माण होगा, डीएनए का निर्माण होगा, व यहां पे प्रतिकृतियन होगा, यानी 1 से 2 बन जाएंगे, डीएनए डीएनए का द्विगुणन हो जाएगा, ठीक है। जीवन में क्या होता है, तो जीवन में जो है यहाँ पे कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, उपापचय रूप से सक्रिय होती है और लगातार जो है विभाजित होती है, यहाँ पे कोशिका विभाजित होती है, क्लियर है। तो इतनी सी बात थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, प्रौढ़ यानी कि बूढ़े लोगों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन है, जैसे एग्जांपल हृदय कोशिका, हार्ट सेल, और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती है, कभी कभार विभाजित होती है। ऐसा तब ही होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे जब मृत कोशिका होती है ना, डेड सेल, उनको बदलने की आवश्यकता होती है, तब यहाँ पे यदा कदी विभाजित होते हैं, कभी कभार। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है वो जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, निष्क्रिय यानी जहां पे काम होता ही नहीं है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन से तो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। जीवन अवस्था कहते हैं इस अवस्था की कोशिकाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये शब्द यहां से अभी शायद 1 या 2 साल पहले ही क्वेश्चन आया था। इस अवस्था की कोशिकाएं उपापचय रूप से सक्रिय होती है लेकिन यह विभाजित नहीं होती, याद रखना, सक्रिय है, विभाजित कर सकती है लेकिन विभाजित होती नहीं है। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है, अगर आवश्यकता है तो हो भी जाता है, क्लियर है यहां तक के। तो अब एक चीज देखनी है हमको, वो देखना है G0, समझ में आ गया। पहली बात तो इसको शांत अवस्था कहते हैं, G0 कहते हैं, और यहाँ पे जो है जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है वो शांत अवस्था में आ जाती है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है क्या आपको, स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। चलो तो इसके बाद पहले ये पढ़ लेते हैं फिर चलते हैं। आप प्याज की जड़ की शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिका में सूत्रीय विभाजन का अध्ययन कर चुके होंगे, तो अगर आप स्कूल वगैरह में होंगे तो ये करा चुके होंगे, आपको ऐसा मान के चल रही है एनसीईआरटी माता। इसकी प्रत्येक कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं, तो ये याद रख सकते हो आपकी प्याज में जो है 16 गुणसूत्र होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन अवस्था, एस अवस्था, एम अवस्था के बाद कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहां पढ़ा है सेम इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। यदि कोशिका में एम प्रवस्था के बाद डीएनए की मात्रा 2C है तो जीवन एस तथा G2 प्रवस्था के बाद इसकी कितनी मात्रा होंगी? ये क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कहां पर, अब हम लोग चलेंगे, यहां हम लोग पहुंचेंगे इस चक्र पे। देखो तो यहां पे क्या दिया हुआ है, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूं।
तो यहाँ पे जो है 3 फेस है। 3 फेस कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं हम लोग। देखो एक है G1, एक है S, एक है G2 और ये है M फेस। ठीक, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं G1 से कोशिका इंटर करेंगी विभाजित होने के लिए, लेकिन जो मृत कोशिका है या खराब सेल है, डिवाइड नहीं होना है, तो ये कहां चली जाएंगी, यहां से ये G0 में चले जाएंगी। यहां पे G0 फेस शांत प्रवस्था है, इसी को कहते हैं निष्क्रिय प्रवस्था, यानी कोशिका यहां पे जो है डिवाइड नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना है, यहां से कोशिका निकल के कहां चली जाएंगी, G0 में। क्लियर है यहां तक के? चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और पढ़ना है क्या हमें इस टॉपिक में। तो यहां 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 एक छोटी सी बात और पढ़नी है हमें, तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो प्राणियों में सूत्री 1 मिनट पेन ले लेता हूं मैं। तो प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिका में ही दिखाई देता है, जिसको जो है याद रखना है, कायिक कोशिका में ही दिखाई देता है। वो भी कैसी होनी चाहिए, 2n यानी कि द्विगुणित। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन सिर्फ 2n वाली कोशिका में होगा, यानी कि द्विगुणित कायिक कोशिका में दिखाई देगा। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी है, जहां हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब होगा n। ठीक है, यहां लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, n, और डिप्लॉइड का मतलब क्या है, 2n। अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। तो कुछ अपवाद देख लेते हैं। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खी, तो नर मधुमक्खी में जो है यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन ये क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। ठीक है, दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है ये। पादपों में पीढ़ी एकांतरण अध्याय 3 के उदाहरण को याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिका में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। तो ये अध्याय 3 जब पढ़ेंगे तब बात हम लोग करेंगे। तो अब याद रख सकते हो एक बात यहाँ पे कि जो समसूत्री विभाजन होता है सिर्फ कायिक कोशिका में होता है, वो भी द्विगुणित, लेकिन कुछ अपवाद है, अगुणित में भी हो जाता है, जैसे कि मधुमक्खी। ठीक है, कहां गया ये नर मधुमक्खी, ये हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें समसूत्री विभाजन हो जाता है। क्लियर है? तो जहां पे जो है सेल साइकिल खत्म होता है, इसके बाद हमको देखना है एम प्रवस्था यानी कि सूत्री विभाजन। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।